तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया मार्चिंग कंटिंजेंट्स के साथ और राष्ट्रगान भी बजा। और दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ओर से न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विश्व को एक मजबूत संदेश यह भी दिया गया कि वैश्विक हित के लिए, वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देश मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल ममता, और सबसे बड़ी बात यह भी कि दोनों ही नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हमारी व्यवस्थाएं, वी द पीपल ऑफ नेशन, एक तरीके से हम लोग मिलकर देश को चलाते हैं और 21वीं सदी की सबसे विश्वस्त भरोसेमंद साझेदारी के तौर पर भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक तरीके से कहा गया और यहां से अगले दशक के लिए, उससे आने वाले वक्त के लिए आधार तैयार करने का भरोसा भी दोनों नेताओं ने दिया है। बिल्कुल 21वीं सदी के रिश्तों को परिभाषित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। और जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि अब दोनों देशों के बीच की जो वार्ताएं होनी है अब वो होंगी, लेकिन उसके बाद सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि जब साझा वक्तव्य सामने आएगा तो क्या कुछ बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा के केंद्र में रहे। लेकिन आज जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपने बात सामने रखी तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जहां एक और तस्वीरें ममता इस वक्त गैलरी से, एक तरीके से टेरेस पे, बालकनी से, और वहां से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन मौजूद हैं और सभी हजारों की संख्या में जो मिनी इंडिया वहां नजर आ रहा है उनका अभिवादन करते हुए। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो कई मौकों पे यहां आए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि हजारों की संख्या में भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए। ये हर एक भारतीय के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मौका, हजारों की संख्या में मिनी इंडिया को दर्शाता भारतीय लोग। और प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि हम द्विपक्षीय के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी बात करेंगे। कोविड के बाद से जिस प्रकार से एक नया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों की दोस्ती और दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है उस बात का भी जिक्र है। और ममता, ये केमिस्ट्री का हम लोग लगातार जिक्र करते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही लोग किस प्रकार से अपने राजकीय अतिथि के साथ में इंगेज नजर आ रहे हैं और तमाम बातों का जिक्र कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और हर एक का अभिवादन भी दिखाई पड़ा। ये एक ऐसा एहसास है कि अपने घर व्हाइट हाउस जो निवास स्थान है अमेरिका के राष्ट्रपति का, वहां से बाहर लाकर प्रधानमंत्री को एक तरीके से दिखाया गया कितना नजारा, कितने बड़ी तादाद में भारतवंशी भी वहां मौजूद और किस तरीके से ये जो एक तरीके का एक आपसी केमिस्ट्री या अनौपचारिक एक दोनों के बीच में जो दिखा है वो भी एक बड़ा संकेत इस बात का देता है कि जो वार्ताएं होनी हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में उनसे बहुत कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं भी उम्मीद जाहिर की है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में जो बातचीत होनी है, उसके अलावा जैसा जो बाइडेन ने भी मुद्दों को सामने रखते हुए तमाम मुद्दे सामने रखे, जैसा हम देख सकते हैं इस वक्त जो विशिष्ट अतिथिगण इस स्वागत समारोह का हिस्सा बने अब वो प्रस्थान कर रहे हैं व्हाइट हाउस से। लेकिन जो बड़ी बातें दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त अपने संबोधन में बोल कर गए, अब सब लोगों की नजर रहेगी इन्हीं बिंदुओं पर जिसके आधार पर दोनों देशों के बीच बातचीत दिशा लेगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर से ये जो प्रतिनिधिमंडल जिसका हम जिक्र कर रहे थे अब ये बैठेंगे बातचीत में और न सिर्फ आपसी हितों के मसलों पर बातचीत होगी, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी विस्तार से बात होती नजर आएगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, ममता, हमने देखा कि जब स्वागत भाषण के बाद में दोनों नेता जब चलने लगे तो उस वक्त हमने वो तस्वीर देखी जो आपसी केमिस्ट्री और गर्मजोशी के तहत थी कि जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ के अंदर की ओर ले जाते हुए ये एक अपने आप में अपनेपन को दर्शाता हुआ नजर आता है कि हम मेहमान के स्वागत सम्मान में किस तरह से पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती क्योंकि एक एक चीज के बहुत मायने होते जब इस प्रकार के एक राजकीय दौरा चल रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हरकत करते हैं, वो सब बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए आपके सामने एक बार रख देते हैं वो तमाम महत्वपूर्ण बातें जो स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सामने रखी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि व्हाइट हाउस में 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान हुआ है। यह सम्मान अमेरिका में बसे हुए 40 लाख से ज्यादा भारतीयों का सम्मान भी है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत भाषण में साफ तौर पे कहा और उन्होंने अपने सम्मान के लिए बाइडेन दंपत्ति का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी धर्मपत्नी
डॉक्टर जिल बाइडेन का धन्यवाद किया। 3 दशक पहले मैं आम आदमी के रूप में अमेरिका आया था। इस बात का जिक्र भी, या कहा जाए संस्मरण भी प्रधानमंत्री ने रखा कि एक आम व्यक्ति की तरह वो बाहर से व्हाइट हाउस को देख रहे थे, लेकिन भारतीय समुदाय के लोग अपनी प्रतिभा कर्मठता के जरिए भारत की शान बढ़ा रहे हैं, एक एसेट के तौर पर देखे जाते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये मंत्र भी सामने रखा कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र में विश्वास करते हैं, यानी सभी का हित हो और सभी सुखी रहें। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पोस्ट कोविड काल में विश्व व्यवस्था नया रूप ले रही है। पॉलिटिक्स का जो बात की जाती है, दोनों देशों की साझेदारी लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है, क्योंकि दोनों ही देश लोकतांत्रिक शक्तियों के तौर पर सबसे नया और सबसे पुराने बड़े लोकतंत्र के तौर पर दोनों देश वैश्विक शांति समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इस बात की भी प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जो बातचीत होगी दोनों देशों के बीच आज, वो सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का प्रधानमंत्री को आज सौभाग्य मिलेगा और उन्होंने इस सम्मान के लिए आभार भी जताया। बिल्कुल, तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का स्वागत भाषण, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और आपके स्नेह भरे निमंत्रण और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जो बाइडेन और उनकी पत्नी का धन्यवाद दिया। जी, और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस में उन्होंने ये बात फिर सामने रखी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। लेकिन जो बाइडेन क्या बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कुछ बातें बोली स्वागत समारोह में, उन्होंने बताया कि हम 2 गौरवशाली राष्ट्र हैं और 15 सालों में पहली बार अमेरिका भारत के लिए राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। बेहद महत्वपूर्ण, इसीलिए कहा जा रहा है, ये इतिहास लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। और उसके बाद में हैंडशेक किया और वो तस्वीरें भी हमने देखी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जी, और उन्होंने इस बात को भी बताया कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के अपने रिश्ते को जारी रखा है। उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका एक साथ काम कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। उन्होंने 2014 के भी, जब वो उपराष्ट्रपति थे, तब के अनुभव को भी साझा किया। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और 21वीं सदी में कैसे भारत अमेरिका की दोस्ती नए आयाम को, नई परिभाषाओं को लिखेगी, इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुले, सुरक्षित, मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमने क्वाड को मजबूत किया, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मंच पर एक साथ है। उन्होंने इस बात को भी बताया कि भारत और अमेरिका मिलकर तमाम मसलों पर काम कर रहे हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जैसे मसलों पर भी जो काम किया जा रहा है उसकी बात को भी सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर भी साझेदारी कर रहे हैं और ये सब दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये तमाम बातों का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम दोनों देश दुनिया के लिए काफी अहम है और वैश्विक बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले दशकों तक, पीढ़ियों के लिए अहम होंगे। यानी कि आप समझिए इस बात को कि अब क्या इतिहास लिखा जाना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि जिस प्रकार से पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ में दोस्ती को आगे बढ़ाया, उसके लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का धन्यवाद दिया और साफ तौर से कहा कि हम 2 गौरवशाली राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक शक्तियों के तौर पर दुनिया के सामने गर्व के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं और पहली बार 15 साल में अमेरिका भारत के किसी लिए नेता के लिए राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है, जो इस बात की अहमियत को भी रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री का ये राजकीय दौरा किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के प्रति आभार और सम्मान जताया और जो मूल्य अमेरिका और भारत साझा रखते हैं, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ वैश्विक हित की सोच को साझा रखते हैं, उसके आधार पर दोनों देश का वैश्विक बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करना किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस बात को भी रेखांकित किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका के रिश्तों को दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर तमाम मसलों पर काम कर रहे हैं और कहा कि हमने खुले, सुरक्षित, मुक्त हिंद प्रशांत के लिए क्वाड को मजबूत किया है। The relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First 3 words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. Together,
India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care to addressing climate change to tackling food and energy insecurity. We've made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. तो आपने सुना किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन इस मौके पर स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। कैसे भारत और अमेरिका एक नए दोस्ती के आयाम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। तो जाहिर है कि दोनों लोकतांत्रिक देश और उनकी ताकत विश्व की बेहतरी के लिए मिलकर काम करे तो एक बड़ी तस्वीर, सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने जो बड़ी तादाद में भारतवंशी वहां मौजूद है, प्रवासी भारतीय वहां मौजूद है, उनकी भी सराहना की कि किस तरीके से कर्मठता के साथ वो अमेरिका के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे इन सब के लिए भी आज व्हाइट हाउस ने उनके सम्मान में अपने दरवाजे खोल दिए। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। तो व्हाइट हाउस की लॉन में मिनी इंडिया का नजारा भी नजर आया। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से भारत और अमेरिका, दो लोकतांत्रिक शक्तियां लोकतंत्र के मूल्यों पर मिलकर एक तरीके से काम करते हैं और दोनों ही देशों के संविधान के जो पहले 3 शब्द हैं, वी द पीपल, यानी कि लोग मिलकर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया है। भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में स्वागत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार जताया। तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घदृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए
उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। ममता, जब ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं तो हर भारतवासी, जिनमें हम और आप भी शामिल हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अब जो बातचीत का सिलसिला यहाँ शुरू होगा दोनों ही नेताओं और प्रतिनिधिमंडल स्तर के, वो बताएगा किस प्रकार से आने वाले दशक और पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बिल्कुल, नेक्स्ट जनरेशन के लिए खास तौर पर तकनीक को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे विशेष मेहमानों के साथ। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर, और जिसको लेकर अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा सामने होगा, लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन में कुछ बड़ी बातें सामने आई, जिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजन कुमार, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल SBS थाना भी जुड़े हुए हैं। आप स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजन कुमार, जब भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, जब भी कोई नेता, जब भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी बात को सामने रखते हैं, खासतौर पर जब राजकीय यात्राओं की बात होती है, तो एक एक शब्द पर गौर किया जाता है। क्या संदेश उससे निकलकर सामने आया, इस पर ध्यान दिया जाता है। हमने तमाम बातें दर्शकों के सामने रखी, लेकिन उनका आकलन करते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बड़ी सोच आपको दोनों राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन से प्राप्त हुई, जिसके आधार पर न केवल दोनों देशों के बीच की वार्ता की दिशा आगे निर्धारित हो रही है, बल्कि आने वाले सालों में संबंध भी निर्धारित हो रहे हैं। जी ममता जी नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक ऐतिहासिक ये मीटिंग है, और जिस ढंग की एक बोलते हैं पर्सनल केमिस्ट्री दिख रहा था, जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा था, मैं काफी गौर से आपने जो दिखाया उसको मैं सुन रहा था, और उसमें 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह
कि ये दोनों नेता बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों प्रजातंत्र की बात कर रहे थे कि कैसे प्रजातांत्रिक मूल्य हमारे दोनों देशों के जुड़ते हैं। दूसरी बात जिसको कि पहले बाइडेन ने कहा अपने भाषण में और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने उसको फिर से रिपीट किया, वो थी बात संविधान की। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम संविधान को कई बार हम जो देखते हैं उसमें आप जानते हैं कि जो अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस रहा है और अम्बेडकर जी की पढ़ाई भी वहां हुई थी कोलंबिया में, आप जानते हैं उस चीज को। तो वी द पीपल, सो जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो 3 शब्द हैं उसमें वी द पीपल, उसका प्रयोग दोनों नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे संविधान को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और कैसे संविधान हमारे मिलते जुलते हैं। इसके बाद हमने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी बात में हमने सुना एक डाइवर्सिटी, विविधता की बात की कि कैसे दोनों देश, भारत और अमेरिका दोनों काफी डाइवर्स नेशन है, चाहे वो भाषा के आधार पर करें या धर्म के आधार पर करें, रेस के आधार पर करें, तो काफी एक विविधता है दोनों देशों में और इस ढंग से बहुत सारे जो हमारे सिस्टम है वो कैसे मिलते जुलते हैं। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, जिसका कि मतलब है कि कैसे हम पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उसका किस ढंग से शांति से निदान हो सके और सबके कल्याण के लिए काम हो सके। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो जलवायु परिवर्तन की जो बात होती है, एक प्रधानमंत्री जी ने एक अस्थिरता की बात की क्योंकि अभी का जो 21वीं शताब्दी आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे उलझा हुआ है, यूक्रेन का समस्या है, क्लाइमेट का समस्या है, आर्थिक समस्या है। तो उसको कैसे, ये जो मित्रता है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कैसे एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस में अस्थिरता लाने की कोशिश करेगा, तो उनकी बात की। और एक अलग से जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की वो क्वाड की भी बात की, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें आपने जो दिखाया उसमें तो नहीं सुना मैंने, तो उसकी बात की। तो इन सारी बातों पे जो ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क है उसकी बात दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने की। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम विस्तार से कई मसलों पर बात हुई है और उसके अलावा विस्तार से प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी होगी। जनरल अस्थाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भारत अमेरिका के संबंध किस तरह से बीते कुछ वर्षों में आगे बढ़े और यहां से एक नया क्वांटम जंप हमको दिखाई पड़ेगा और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सहयोग बढ़ने की बात है उसमें रक्षा और सुरक्षा का मसला साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। एक सुरक्षा विशेषज्ञ के नाते किस तरह से आप देखते हैं मौजूदा दौरा और यहां से इस दौरे के बाद में क्या एक बड़े बदलाव? देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप देखें जो पूरे विश्व की इस समय जो सामरिक स्थिति है और जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो स्थिति है उसमें एक भारत और अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है और साथ ही उन दोनों के एम भी बहुत अहम है। और जैसा कि आपने देखा होगा इस भाषण में भी कहा गया कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की गई, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, और बाकी 4 देशों के भी नाम लिए गए क्वाड के। अब अगर आप देखें कि इस फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को खतरा कहां से है, तो खतरा सबको पता है कि चीन से है। चीन का नाम नहीं कोई भी लेगा, लेकिन सवाल यह है कि चीन के जो आक्रामक रवैया है उस रवैये को मद्देनजर रखते हुए जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड पीस है और अगर पूरे विश्व की जो समस्याएं इससे जो उभर रही हैं उसको कंट्रोल करना है तो भारत और अमेरिका को साथ आना ही पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार गए लेकिन पहली बार ये राजकीय सम्मान हो रहा है। दूसरी बात जो मुझे काफी हद तक छू कर गई वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जब बताया कि ये एक 1.4 बिलियन पीपल सबका जो है सम्मान है पहली बार। दूसरी चीज ये है कि जो वहां पर भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको पहली बार व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी तादाद में बुलाया गया, उनकी भी मेहमान नवाजी की गई, तो उनका भी एक सम्मान है। तो उससे यही नहीं जो भारत की अभी आप देखिए 2 देशों की प्रजातंत्र की बात जनरल साहब यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि ये दृश्य सीधे हम व्हाइट हाउस से दिखा रहे हैं जहां दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस वक्त औपचारिक वार्ता हो रही है। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, लेकिन इस वक्त विभिन्न मसलों पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत और वार्ता करते हुए व्हाइट हाउस में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इस वक्त आप देख सकते हैं दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि
राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके बीच इस वक्त वार्ता जारी है और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विभिन्न आपसी, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है वो एक संयुक्त साझा बयान में हमारे सामने होगा। व्हाइट हाउस के गलियारे में दोनों नेताओं का टहलते हुए तस्वीरें ममता ये हम सब भारतीयों को बहुत अच्छी लगेंगी और जिस बात का जिक्र जनरल अस्थाना साहब कर रहे थे, कुछ लोगों को शायद कुछ मुल्कों में कहीं दिक्कत भी लगेगी कि साहब ये दोस्ती किस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में ये दोनों नेताओं की आपसी बातचीत ये एक केमिस्ट्री को भी दर्शाती है और दर्शाती है चेहरे की जब गर्माहट है तो वो कहीं ना कहीं दोस्ती को भी दिखाती है, लेकिन चेहरे की गंभीरता विषयों की गंभीरता को भी दर्शाती है कि कैसे गंभीर तरीके से हम समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो निश्चित तौर से जहां गर्मजोशी दिखाई पड़ रही है तो चेहरे के भाव को अगर देखा जाए तो जब गंभीरता से मसलों को हल करने की बात है तो वहां पर वो गंभीरता भी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए शायद कहा था कि यहां पे जो बातचीत होगी यहां से दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए कई प्रकार के समाधान निकलते नजर और ये जो आएंगे। हैंडशेक हुआ है ये भी बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि जिस तरह ये हैंडशेक किया जाता है, जिस मजबूती से हैंडशेक किया जाता है, वो इस बात को भी स्पष्ट दर्शाता है कि दोनों देश मिलकर काम करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो जाहिर है कि अपने अपने देश के हित के हिसाब से सोचते हुए वैश्विक हित के लिए भी किन मसलों पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये बात लगातार अमेरिका की ओर से कही जाती रही है कि एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत विश्व के लिए जरूरी है और इसीलिए ये हाथ मिलाना दोनों नेताओं का और जिस तरह से ये मिलाया गया ये बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि यही हमें जब औपचारिक वार्ताएं, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होंगी और जब मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, ऐसे में भारत को कैसे ताकत मिल सकती है और कैसे भारत वैश्विक समृद्धि में अपना योगदान दे सकता है, कैसे आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में भारत एक अच्छा वैकल्पिक देश हो सकता है और कैसे तकनीक के समाधान को लेकर, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी समाधान को लेकर भारत एक बड़ा टैलेंट पूल दे सकता है, एक बड़े रिसोर्स का देश बन सकता है। ये विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं, विभिन्न ऐसे पहलू हैं जो वार्ताओं में जब आगे बढ़ने की बात होगी या जब निर्णय लेने की बात होगी तब ये इनको परिभाषित करेंगे। और जैसा कहा भी गया है कि दोनों देशों की मजबूत रिश्ते न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि विश्व की बेहतरी के लिए काम करने की दोनों लोकतांत्रिक देशों की प्रतिबद्धता आने वाले सालों में वैश्विक व्यवस्था को भी परिभाषित करती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि इस वक्त विश्व व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, 21वीं सदी में जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके की भू राजनीति में बदलाव नजर आ रहा है, विभिन्न देशों के आपसी रिश्तों में बदलाव नजर आ रहा है, ऐसे में जो चुनौतियां विश्व के सामने उभर रही हैं उन चुनौतियों का मिलकर समाधान किया जाना बेहद जरूरी है और विश्व की 17% जनसंख्या के साथ भारत इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और इसीलिए जब अमेरिका वैश्विक बेहतरी की बात करता है तो उसमें भारत को साथ लेकर चलना उसके लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए यहां पर यह भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज हमने देखा कि कैसे व्हाइट हाउस में बड़ी तादाद में भारतवंशी वहां मौजूद थे, प्रवासी भारतीय वहां मौजूद थी और उनकी सराहना न केवल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी अहमियत को रेखांकित किया। वो पहले भी कहते रहे हैं कि विभिन्न देशों में मौजूद हमारे प्रवासी भारतीय हमारे देश के लिए एम्बेसडर्स हैं और ऐसे में आज उनकी अहमियत को भी रेखांकित किया गया, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के बीच की कड़ी को मजबूत करने में भी उनका अहम योगदान है। तो वहीं अमेरिका किस स्तर तक भारत के साथ आगे बढ़ सकता है उस दिशा में ये वार्ता दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक बड़ा मुद्दा जिस पर अभी तक उस स्तर तक प्रगति नहीं हो पाई थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, उसे बल मिलने की उम्मीद है और वही आने वाले वक्त में, जैसा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिशा तय करेंगी और उस दिशा में इस दौरे को, इन वार्ताओं को, इनसे निकलने वाले परिणामों को ऐतिहासिक माना जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि व्हाइट हाउस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में मुलाकात और उस मुलाकात के बीच में ये तस्वीरें सत्ता के गलियारे के लिहाज से अगर बात की जाए तो दुनिया के सबसे सशक्त नेता के तौर पर पहचान होती है अमेरिका के राष्ट्रपति की और उनके व्हाइट हाउस के गलियारों में ये दोनों नेताओं के टहलते हुई तस्वीरें
और उसके बाद में बातचीत की ये तस्वीरें। निश्चित तौर से स्वागत भाषण में जो बात कही गई 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती के तौर पर इसको देखा जा रहा है और यहां से एक रेखांकित होती हुई तस्वीर भी नजर आएगी कि 21वीं सदी की दोस्ती के नए द्वार कैसे खुलते नजर आएंगे। यही बात कि दशकों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा और बहुत से मसले होंगे, चाहे वो द्विपक्षीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो वैश्विक हो, कैसे समाधान आगे निकाला जाए, क्योंकि दोनों देश मिलकर दुनिया की समस्याओं के समाधान में भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर दोनों की आपसी दोस्ती बधी हुई है, सजी हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कुमार, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, 21वीं सदी की एक दोस्ती कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों को ही मजबूती नहीं देगी, बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। दोनों देशों की जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी यहां पे एक बड़ा आधार तैयार किया जा रहा है, इतिहास लिखा जाएगा आज। जी बिल्कुल, ये अभी जो मीटिंग है, ये अभी के जितने भी मीटिंग थे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की पहले की मीटिंग से, उससे काफी अलग है, क्योंकि ये एक तरह से जिसको बोलते हैं लैंडमार्क है, एक ऐतिहासिक है, एक माइलस्टोन है। क्योंकि मुझे दिखता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक निश्चित रूप से ये बदलाव लाएगा और ये एक मुझे लगता है कि सकारात्मक बदलाव है। इसमें जिस 21वीं शताब्दी में बदलाव की बात कर रहे थे, उसमें जो कई खतरे जो दिख रहे हैं, उसमें ये दोनों देश साथ में काम कर सकते हैं। एक सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और दूसरा कि भारत एक इमर्जिंग पावर के रूप में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ दिनों में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इन दोनों का मिलना एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक अस्थिरता है उसके लिए, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जरूरी है। और एक चीज मान के चलें कि अभी जो सबसे बड़ा खतरा है अब इसमें वो है कि जो तानाशाही जो आप शासन अब देख रहे हैं कुछ देशों में, चीन की बात करता हूं मैं और कई देशों में, और तो वैसे देशों को रोकने के लिए जो प्रजातांत्रिक देश हैं उनका सहयोग काफी जरूरी है। और ये सहयोग अमेरिका जो है यूरोप के देशों से तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर उसमें भारत हिस्सा नहीं बनता है तो वो चीन को नहीं रोक पाएंगे। और चीन को नहीं रोकने का मतलब है कि चीन का तानाशाही दूसरे देशों में फैलेगा, चाहे वो साउथ एशिया हो या अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका। तो मेरे हिसाब से जो जियो स्ट्रेटजी के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें ये जो मित्रता भारत और अमेरिका के बीच में, ये उसको रोकने का काम करेगा। दूसरा कि भारत एक अकेला देश है जो कि उपनिवेशवाद से निकल के आज के समय पे डेमोक्रेसी भी है और काफी तेजी से उस प्रगति भी कर रहा है, अर्थव्यवस्था इसकी काफी इमर्ज कर रही है। तो वैसे में अगर ये एक मॉडल के रूप में इमर्ज कर सकता है। अब अफ्रीकन कंट्री या साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो अमेरिका को मॉडल नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिकन सिस्टम अलग है, कल्चर अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के देश या अफ्रीका के देश या लैटिन अमेरिका के देश, उनके लिए भारत एक मॉडल के रूप में है कि आखिर प्रजातंत्र भी स्ट्रांग है और कैसे ये डेवलप भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज ये दोनों लीडर देने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बार बार वो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात भी कर रहे हैं, आपने देखा। और तीसरा कि चीन को रोकने के लिए, उसके प्रतिरोध के लिए आज कोई शक्ति अगर कर सकता है तो आप माने या ना माने वो भारत कर सकता है, अमेरिका के भी बस का अकेले नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस ग्लोबल जो फ्यूचर जिसकी आप बात कर रहे थे, जो अगली पीढ़ी है उसके लिए और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, स्थिरता के लिए, और एक तरह से जो नया सिस्टम इमर्ज कर रहा है उसमें भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसी महत्व को समझते हुए ही इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो वैश्विक व्यवस्था में एक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ऐसे में जनरल अस्थाना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दौरे में, जैसा हमें पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक एटॉमिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में आज समझौता हुआ है और जेट इंजन्स बनाने को लेकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी बात हुई है और इसको लेकर अब इंतजार रहेगा कि अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जो परमिशंस चाहिए, जो ऑथराइजेशन चाहिए वो भी मिले। लेकिन ये जो तकनीक की बात हो रही है, क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन्स की भी बात हो रही है और ये भी बात कही जा रही है कि ये ड्रोन्स, क्योंकि 2020 से हम 2 ड्रोन्स तो पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो हथियार युक्त नहीं है। किस मायनों में आप रक्षा सुरक्षा क्षेत्र के लिए इस तकनीक का भारत में आना, इसे एक बड़ा बदलाव मानते हैं? क्योंकि यहां से उम्मीद जताई जा रही है कि फिर आने वाले वर्षों में डीआरडीओ भी ऐसी तकनीक के माध्यम से अपने आप को विकसित कर सकता है। हम अन्य हथियारों के लिए भी भारत में उनके उत्पादन और प्रौद्योगिकी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या भविष्य की एक तस्वीर सामने आती है जब जेट इंजन भारत में बनने लगेंगे? बिल्कुल। अभी आप देखिए कि
हमारे लिए जब हवाई जहाज बनाने की बातचीत आती है, लड़ाकू विमान बनाने की बात आती है, तो एक मुसीबत आ रही थी कि हम इंजन नहीं बना पा रहे थे। और इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, एक तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, मेटलर्जी उसमें अलग किस्म की चाहिए, अलग लेवल की चाहिए, जो हमारे पास नहीं। और इसमें पहले भी अगर आप देखें, हमारी रूस के ऊपर निर्भरता इसलिए बढ़ी क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे थे और अमेरिका इतनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका के सामने ये बात साफ आ गई है कि अगर आप भारत की डिपेंडेंस रूस के ऊपर कम करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि भारत, अभी ये उभर के सबसे बड़ी मार्केट भी है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, 11% वर्ल्ड के हथियार भारत खरीदता है। दूसरी चीज ये है कि उनको भी अपनी मार्केट देखनी है। तीसरी चीज ये है कि भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग, मिलिट्री कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है अगर आपने चीन को कंट्रोल में रखना है, और ये कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि पहले भी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका अभी खुल रहा है और स्टेज बाय स्टेज खुल रहा है। और इस वक्त हम सीधे सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो शुरुआती बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने एक दूसरे से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Thank you for being here and welcome back to the White House. प्रधानमंत्री जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। फिर से आपने बताया आपको किया था धन्यवाद। Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was for India and the United States to continue building a partnership, small steps at a time. 10 साल पहले करीब जब मैं इंडिया गया था, मुंबई में, तो मैंने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए कितना जरूरी है कि एक कदम करके हम अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाते जाएं। Over that past 10 years, those small steps have transformed into large progress. और समय के साथ साथ वो जो छोटे-छोटे कदम हमने उठाए, बहुत बड़ी प्रगति का रूप ले चुके हैं। And today, the partnership between our countries is stronger than it's ever been. और आज हम दोनों देशों के बीच में जो सहभागिता है, पहले से कहीं अधिक मजबूत है। We see it in our major defense partnership, now a pillar in Indo-Pacific peace and security structure. और हम देख रहे हैं अपने स्पीच में शांति के रूप में भी और अपने डिफेंस के रूप में। We see it in our economic ties and efforts to promote inclusive economic growth for our people and, quite frankly, people all around the world. और इसे हम अपने लोगों और समस्त विश्व के लोगों के बीच में भी देख रहे हैं कि एक समावेशी और आर्थिक विकास के प्रति हमारे आर्थिक संबंधों में आगे भी गहराई और प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाकर दिखा रहे हैं। And we see it in our growing cooperation on a whole range of issues: space, emerging technologies, clean energy, global infrastructure. और इसे हम देखते हैं बहुत से अन्य मुद्दों पर, जैसे कि हमारे सहयोग के रूप में अंतरिक्ष से लेकर के उभरती हुई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में, साफ ऊर्जा तक और सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे में। I want to thank you, Mr. Prime Minister, for your decision in hosting the G20 this year, focusing the world on the challenges that matter not just to you and I, but to all of us. और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने G20 में इस वर्ष जो आपने नेतृत्व किया है और विश्व का ध्यान उन चुनौतियों की तरफ केंद्रित किया है जो कि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I look forward to discussing how we can strengthen our partnership and build a future together worthy of both our peoples, one grounded on democracy, human rights, freedom, and rule of law. आज मैं आपके साथ चर्चा करने की राह देख रहा हूँ कि किस तरह से हम आपकी और अपनी सहभागिता को और मजबूत कर सकते हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार करें जो हमारे लोगों के लिए और अधिक बेहतर हो, एक ऐसा भविष्य जो लोकतंत्र, मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और नियमों पर आधारित हो। So welcome again, Mr. Prime Minister. We have a big agenda to continue to build our progress. Again, step by step, continue to build. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे हमारे सामने बहुत बड़ी कार्यसूची है इस समय पर, जिस पर काम करना है, अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाते जाना है, एक एक कदम उठाकर। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर जी बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया। और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए
आज हमारे बीच मौजूद थे। Your Excellency President Biden, I once again express my heartfelt gratitude to you and to Dr. Jill Biden for the hospitality and the respect that you have shown to me and my delegation. And more importantly, because you opened the doors of the White House today for the Indian American people, and they were there in thousands to witness the future of our strategic partnership. एक्सेलेंट, आप हमेशा भारत के एक बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time. And whenever you have got an opportunity, you've always given force and strength to our bilateral relations. Excellency, 8 years ago, while addressing the US-India Business Council, you had said, our goal is to become India's best friend. And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. डिप्लोमेटिक दृष्टि से जब किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है, तो अक्सर औपचारिक जॉइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है। और इस इंजन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some formal joint statements, working groups, MOUs. All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties. And we just heard a spirited roar of that engine out on the White House grounds. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक संजोदन मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that, in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for the welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I am confident that working together, we will be successful in enhancing the spends of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर
आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today, and we will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. तो शुरुआती कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बातें दोनों ही नेताओं ने कहा है और साफ तौर से इस बात का जिक्र भी निकल के आया है कि न सिर्फ आपसी संबंधों को बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया को भी सक्षम बनाने के लिए हम काम करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 8 साल पहले जब उपराष्ट्रपति की हैसियत से वो मुंबई आए थे, उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी कि अमेरिका भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त बनना चाहता है, और वो जो भावना थी, शायद वो भावना आज एक व्यक्तिगत तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद इसीलिए भारत अमेरिका के संबंधों में इस प्रकार की तमाम नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश मिलकर प्रगति कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब मिलकर अन्य क्षेत्रों में जो कदम बढ़ाने की बात है, तो एक एक करके छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए हम प्रगति के राह पर साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया है कि किस तरीके से प्रवासी समुदाय, भारतीय जो वहां पर मौजूद है, अमेरिका में मौजूद हैं, कैसे उनका सम्मान हुआ और कैसे ये पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों के बीच के रिश्तों को गति देने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसे कई बिंदुओं में प्रधानमंत्री ने सबके सामने रखा है। बिल्कुल, और समुद्र की गहराई से आसमान की ऊंचाइयों तक, और जो पुरानी विरासत परंपराएं हैं और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि कहां से लेकर कहां तक हम दोनों देश एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अब आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मानवता की रक्षा की बात हो, शांति स्थिरता की बात हो, या फिर जो भी दुनिया की बेहतरी के लिए कदम उठाने की बात हो, उसके लिए हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और हमारी बातचीत आगे ऐसे ही बढ़ेगी। इस बात को साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात का भी जिक्र किया कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसके लिए भी एक तरीके से धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा और सराहना भी की कि जिस तरीके का नेतृत्व भारत ने दिया है G20 का, उसकी भी उन्होंने सराहना की। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राजन कुमार। ये बात स्पष्ट है कि दोनों देश इस वक्त लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दे रहे हैं कि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों देश मिलकर एक काम कर सकते हैं, वैश्विक हित के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे में क्या ये भी माना जा सकता है कि जब भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व में उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है और अमेरिका भारत के साथ मिलकर वैश्विक समस्याओं के हल की ओर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर इन देशों की समस्याओं को एक हल मिलता हुआ नजर आ सकता है कि एक सकारात्मक सोच ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ की एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि भारत को जो पश्चिमी देशों में देखा जाता है एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में देखा जाता है। हमारी पहले की भी पॉलिसी रही थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इत्यादि के द्वारा, तो वो उस दृष्टिकोण से अभी कई पश्चिमी देशों में हम देखें कि ये एक तरह से एक परसेप्शन इमर्ज कर रहा है कि जो अभी भी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, वो तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो हमारे साथ नहीं है, और वैसे में भारत के साथ मित्रता एक तरह से संदेश देगा कि हमारे साथ यानी कि अमेरिका के साथ जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी हैं, और भारत का एक्सेप्टेंस भी ग्लोबल साउथ में काफी ज्यादा, अफ्रीका के साथ या लैटिन अमेरिका के साथ या एशिया के भी कई देशों में, तो वहां पे भारत का लेजिटिमेसी है और भारत का एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा है। और बहुत सारी जो समस्या है, चाहे वो फूड की समस्या हो या एनर्जी की समस्या, क्लाइमेट चेंज, इन सारे इश्यूज को पश्चिमी देश अकेले नहीं कर सकते, उनको ग्लोबल साउथ के देशों का सहयोग चाहिए। चीन के साथ उनकी अच्छी नहीं बनती है, तो वैसे में जो सबसे महत्वपूर्ण देश बचता है ग्लोबल साउथ में वो है भारत, और इसी कारण एक इम्पोर्टेंट। डॉक्टर कुमार आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर से हमारे साथ में जुड़ गए, उनका भी हम रुख करते हैं। अजय, साफ तौर पे इस बात का जिक्र निकल के आया है दोनों ही नेताओं की शुरुआती बातचीत में कि विश्व की सामर्थ्य को बढ़ाने में हमारी दोस्ती कारगर साबित होगी। महज ये दो देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने तक नहीं, बल्कि विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह विश्वास भी दर्शाता है कि किस तरह से दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां आगे बढ़ रही हैं। अजय,
बिल्कुल सही कहा आपने आर्यन, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भारत और अमेरिका का झंडा यहाँ पर आइसनहार के ऊपर लहरा चुका है, और साथ ही साथ व्हाइट हाउस के इस पूरे प्रांगण में आपको भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रीय झंडे हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आज का जो दिन है बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक बहुत सारे मायनों में है। पहली बार व्हाइट हाउस के साउथ लॉन के जो दरवाजे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतवंशियों के लिए खोले गए हैं। करीब 45 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो भारतवंशी हैं वो अमेरिका की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अमेरिका इस बात को समझता है। आपको बताएं कि जो H1B वीज़ा है उसमें करीब 4.5 लाख H1B वीज़ा पर 73% भारतीयों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कंपनियाँ भारतीयों को एम्प्लॉय करती हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से दोनों देश और ज़्यादा करीब आएंगे। पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। मुझे लगता है कि ये जो बायलैटरल जो टॉक्स अभी चल रही हैं, जो न केवल द्विपक्षीय संबंध, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अगर भारतवंशियों की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, तो ऐसा हमें संकेत मिल रहा है कि व्हाइट हाउस जो भारतीयों के लिए वीज़ा का रेजीम है उसको और ज़्यादा लचीला बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेकर के कुछ बड़े अनाउंसमेंट अब से थोड़ी देर में किया जा सकते हैं। H1B वीज़ा आपको पता है कि केवल एक साल में 65,000 इशू किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, और 20,000 जो हाईली स्किल्ड विदेशी हैं उनको लाने के लिए कंपनियों को ऑथराइज किया जाता है। लेकिन भारत को शायद लेकर के शायद ज़्यादा लचीला रुख यहाँ अपनाया जाएगा, और लगातार वीज़ा रेजिम को और ज़्यादा रिलैक्स करने की जो मांग भारतीय समुदाय करता रहा है उस पर कोई बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों ने डिस्कशन के दौरान जो रक्षा क्षेत्र का जिक्र किया, जिसका जी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में ये भारत के मेक इन इंडिया और ख़ासतौर पर रक्षा निर्माण के लिए बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज तक अमेरिका ने अभी अपने किसी सहयोगी यानी अलाई को भी नहीं किया है, लेकिन भारत के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो रक्षा के क्षेत्र में को प्रोडक्शन और को डेवलप के लिए सहमत होना बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि एक बार आप इतनी बड़ी डील को एक तरह से अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं जिसको कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसके नीचे जो बहुत सारे सेक्टर्स जिसमें कांग्रेस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं और ज्यादा कोलैबोरेट करेंगी और ज्यादा समीप आने की कोशिश करेंगी। और जो अभी $200 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्य हमने $500 बिलियन का रखा है, शायद 2 से 3 सालों में ये लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। उम्मीदें बहुत है, इंतजार किया जा रहा है फाइनल डॉक्यूमेंट का, जो बहुत सब्सटेंशियल होने जा रहा है। जी अजय, साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज कंपनियों के सीईओज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ट्वीट संदेश में सबकी ओर से एक सकारात्मक रुख जो भारत को एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि ये विन विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए भी, भारतीयों के लिए भी? बिल्कुल सही कहा आपने। और एलन मस्क का ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मीडिया में सुर्खियों में छाया रहा दूसरे दिन, जिस तरह से वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि भारत अब तैयार है और समय भारत का आ चुका है, निवेश के लिए अमेरिका तैयार है $100 बिलियन के साथ में, और कैसे एक इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए। भारत उसी विश्वास को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए आया है स्टेट विजिट के माध्यम से, और उम्मीद ये की जा रही है कि न केवल रक्षा बल्कि जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें मिसाल के तौर पर माइक्रॉन के संजय अग्रवाल ने कल मुलाकात की, वो नॉलेज साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी उनसे साथ शामिल हुए। आपको बताएं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से है, जो कि मेमोरी चिप बनाती है, जो हमारे आपके फ़ोन, लैपटॉप्स और आईपैड्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाते हैं। सेमीकंडक्टर मिशन बहुत बड़ा मिशन है, भारत को बहुत ज़रूरत है और दुनिया को ज़रूरत है चाइना का एक अल्टरनेट मॉडल देने की, China+1 पॉलिसी के तहत। तो भारत एक क्रेडिबल पार्टनर के रूप में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उभर सकता है। आगे जाकर हम एनर्जी की बात कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी में सहयोग करने के लिए सामने आ सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो यानी विभिन्न क्षेत्र हैं अजय जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, और बड़ी बात यही कि जैसे कुछ दिग्गज सीईओज ने इस बात को सामने रखा कि प्रधानमंत्री ने उनसे बोला कि आइए भारत में निवेश करिए, तो ऐसे में अपने देश में निवेश और अवसरों को सृजित करने के लिए को लेकर प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं। तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में ये तमाम कंपनियां चूंकि भारत को एक अवसर के तौर पर देख रही हैं और भारत में रोजगार सृजन और विकास, तकनीकी विकास को लेकर भी कई संभावनाएं बन सकती हैं, तो इसको देखते हुए आने वाले वक्त में कई उम्मीदें हैं। जनरल स्थाना, महत्वपूर्ण चीज वही कि जो हमारे सहयोगी अजय कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अमेरिका सहमत हो रहा है, और ये जो सहयोग है ये उस लेवल का है जहां पे शायद नाटो देशों के साथ भी अमेरिका कई स्तर पर नहीं करता है, लेकिन वो सहयोग देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखा जाए भारत के नजरिए से? बिल्कुल, ये सहयोग बहुत जरूरी है भारत की आत्मनिर्भरता के लिए और मेक इन इंडिया के लिए, इन सब के लिए ये सहयोग बहुत जरूरी है।
और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर होती है तो उसमें भारत जो है एक जिसे बोलते हैं सर्च कैपेबिलिटी होती है हमारी, कि लड़ाई के दौरान अगर हम प्रोडक्शन तेज करना चाहते हैं तो तेज कर सकते हैं। तो अगर भारत में सामान बनेगा तो हमें लड़ाई के दौरान दूसरे देशों की तरफ या सप्लाई चेन की तरफ नहीं भागना पड़ेगा और किसी दूसरे देश का मुख नहीं देखना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है, दोनों देशों के हिसाब से जरूरी है। और अगर आप देखें जब ये बातचीत चल रही थी प्रधानमंत्री की और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, उसमें एक चीज उभर के सामने आई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि सामरिक जो साझा है हमारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरे विश्व के लिए जरूरी और ये विश्व के गवर्नेंस के लिए जरूरी। और ये जो सामरिक साझा है, इस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका एक बहुत बड़ा एंगल है उसके अंदर जो कि बाकी सब चीजों के ऊपर भारी पड़ता है। और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक चेन है, सप्लाई चेन है, टेक्नोलॉजिकल चेन है, भारत उभर के आ रहा है, भारत में रिसोर्सेज हैं, यंग पॉपुलेशन है, और अमेरिका तो भारत एक रिजर्वायर है टैलेंट का और अमेरिका एक रिजर्वायर है टेक्नोलॉजी का, और दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, दोनों वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसीज है, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर ये दोनों मिल जाती हैं साथ साथ तो विश्व का कल्याण होने वाला है। और विश्व जो है, अगर आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अमेरिका की तरफ देखते हैं। जो ग्लोबल साउथ है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, वो भारत की तरफ देखता है। जो गरीब देश हैं वो भारत की तरफ देखते हैं। तो दोनों एक तरीके से अपने अपने क्षेत्र में एक लीडर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं और दोनों एक मॉडल पेश करते हैं। भारत में भी गरीब है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और हम गरीबी से उभर के एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ है हम। तो एक डेवलपिंग कंट्री की क्या प्रॉब्लम है, ये जो गरीब देश है वो भारत बेहतर समझ सकता है, और डेवलप्ड कंट्री की क्या प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं। तो ये मेरे विचार से बहुत अच्छी साझेदारी है। बिल्कुल ठीक। और इस साझेदारी से इसीलिए बार बार इस बात को सामने रखा जा रहा है कि इस साझेदारी से विश्व का कल्याण होगा और विश्व की समस्याओं का हल समाधान के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इन मायनों में भी ये दौरा, ये वार्ताएं और जो कुछ निकल कर सामने आएगा बहुत महत्वपूर्ण। फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का यहां पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर आएंगे होंगे, और लेकिन ये सिलसिला लगातार हमारा जारी रहेगा इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से और विशेष न्यूज नाइट के माध्यम से कि प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम है। हर पल पल की खबर दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भूमिका बनाइए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी पावर पैक्ड है, जिसमें शामिल है अमेरिका की संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद भी बात की कि आज वो अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। तो आपके सामने इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहेंगे कि अमेरिकी संसद को संबोधित करने के क्या मायने हैं। तो आपके सामने इस बात को तस्वीर को सामने रखना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। तो ये तथ्य आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि 2016 वो साल है जब प्रधानमंत्री ने पहली बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिकी संसद का संबोधन क्यों आखिर महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण चीज ये भी कि अमेरिकी संसद का 234 साल पुराना इतिहास है और 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे अब से कुछ घंटों के बाद, क्योंकि वो करेंगे अमेरिका की संसद को संबोधित। जी, इसीलिए इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। अगर तो कुछ तारीखें आपके सामने रखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जब 2016 में इस संसद को संबोधित किया, अटल बिहारी वाजपेयी 2000 के अंदर, पीवी नरसिम्हा राव ने 1994 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद को संबोधित किया था। लेकिन सबसे पहले 1985 में राजीव गांधी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। एक एक बार इन सब प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया, भारतीय प्रधानमंत्रियों ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री जो दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। के साथ हम रहते हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जून 2016 को संबोधित किया कांग्रेस को, अमेरिका में संसद को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 जुलाई 2005 को संबोधित किया। उस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 2000 को एक तरीके से संबोधित किया था। तो ये वो कुछ तस्वीरें थी, तारीखें थी, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के तमाम अन्य नेता भी हैं जिन्होंने अमेरिकी के कांग्रेस को संबोधित किया है। कौन कौन ऐसे तमाम? बहुत सारे लोगों ने एक बार किया है, कुछ लोगों ने 2 बार और 3 बार, 3 बार भी संबोधित किया है। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने। विंस्टन चर्चिल 3 बार, बेंजामिन नेतन्याहू 3 बार, नेल्सन मंडेला 2 बार कर चुके हैं, इत्साक रबिन 2 बार, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2 बार संबोधित। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का 2 बार का संबोधन इसलिए क्योंकि एक बार औपचारिक, एक बार अनौपचारिक तौर पर उन्होंने संबोधन दिया। तो निश्चित तौर से ये वो तमाम विश्व के बड़े नेता जिन्होंने अमेरिका की संसद को संबोधित किया, इसमें एक बार संबोधित करने वाले नाम भी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं, इसके अलावा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, मार्गारेट थैचर भी हैं, बेनजीर भुट्टो का नाम भी इस कड़ी में शामिल होता है। तो निश्चित तौर से टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित किया था, संयुक्त बैठक को। तो ये वो तमाम नाम जिन्होंने अभी तक वैश्विक नेता के तौर पर अमेरिका की संसद को संबोधित किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय होने जा रहे हैं जो 2 बार संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे आपको बता दें कि 2016 में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया तो 45 मिनट का था उनका भाषण, और इस 45 मिनट के भाषण में 40 से अधिक बार जोरदार तालियां भी बजी थी। और यही नहीं बल्कि कई बार सांसदों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया था। और इसके साथ साथ क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, तो उसका जिक्र भी अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम इस बात का जिक्र पहले कर चुके हैं, अमेरिकी संसद का 234 साल पुराना इतिहास है। 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद बन जाएंगे। लेकिन 2016 के संबोधन में किन बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था वो भी महत्वपूर्ण है, और उस आधार पर अगर देखा जाए तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि कैसे मजबूत भारत दुनिया के लिए जरूरी है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए जरूरी है। और निश्चित तौर से ममता को याद है कि 2016 का वो वक्त जब प्रधानमंत्री की तमाम बड़ी बातों जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दुनिया की जरूरत है मजबूत भारत, इस बात का जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया था। अच्छा बुरा नहीं होता आतंकवाद, इस बात को भी साफ तौर से रेखांकित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में जब पिछला संबोधन दिया था कांग्रेस में। और साथ ही उन्होंने आतंकवाद की बात करते हुए पाकिस्तान को भी आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर लड़ाया था। और आतंकवाद के मुद्दे पर तो लगातार प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर बोलते रहे हैं, लेकिन जब संसद को संबोधित किया था, कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से पिछले अतीत की बात करते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों का एक अलग इतिहास रहा है, जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा तब कि जो अतीत की बाधाएं हैं अब उन्हें छोड़कर भविष्य के लिए एक मजबूत ठोस आधार बनाना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही थी कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके साथ साथ तमाम बातों का जिक्र, भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे और पुराने लोकतंत्र हैं, एक दूसरे के दर्शन और अनुभवों से हमें सीखने की जरूरत है, और कैसे आगे बढ़ा जाए इसके लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये तस्वीर
बताती है अभी के लिहाज से अगर बात की जाए ममता, क्योंकि मौजूदा दौर भी बेहद महत्वपूर्ण इतिहास लिखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन दिग्गजों से मुलाकात हुई है उनका जिक्र हमने इस तस्वीर में किया है। ये व्यापार जगत के दिग्गज हैं, तमाम दिग्गज व्यापार जगत के जो हमारे को आर्थिक विकास में दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र से गैरी इटकरसन अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी के हैं ये सीईओ, इनके साथ भी मुलाकात हुई है। एलन मस्क हम जानते हैं टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स के सीईओ हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उनसे बात हुई है। वहीं रे डेलियो जो ब्रिज वाटर हेज फंड है ये एक निवेशक इन्वेस्टर हैं, इनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। तो ये तमाम लोग और इसके अलावा किन किन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ प्रधानमंत्री की अभी तक के मौजूदा दौर के समय में बातचीत हुई है वो हम जिक्र करें तो शिक्षाविदों से मुलाकात हुई है, अर्थशास्त्रियों से हुई है, वैज्ञानिकों से हुई है, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत हुई है और जो बौद्ध स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो निश्चित तौर से विभिन्न लोगों से के साथ में बातचीत हुई है, कृषि हो, थिंक टैंक के लोग हों, तकनीक से जुड़े लोग हों, इंजीनियरिंग से जुड़े लोग हों, नीति निर्माता हो या फिर मार्केटिंग के दिग्गज हो, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। और ममता जिस बात का आपने जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण कि जो बिजनेस लीडर्स के साथ में जो मुलाकात हुई है वो तमाम क्षेत्र, सेमीकंडक्टर का आपने जिक्र किया, एआई का आपने जिक्र किया और कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर बात की जाए इन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही सार्थक होने जा रहा है कि किस तरीके से ये अपने आप में लगातार आगे बढ़ेगा और यहां से दोस्ती के नए आयाम बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। जी, और एक बार फिर आपके सामने वो दृश्य लेकर आना चाहते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, इस द्विपक्षीय वार्ता के शुरुआती दौर में किस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी बात साझा की, आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आपने बताया आपकी इस यात्रा का धन्यवाद। Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was for India and the United States to continue building a partnership, small steps at a time. Over that past 10 years, those small steps have transformed into large progress. और अब समय के साथ साथ वो छोटे-छोटे कदम हमने उठाए बहुत बड़ी प्रगति का रूप ले रहे हैं। And today, the partnership between our countries is stronger than it's ever been. और आज हम दोनों देशों के बीच में जो भागीदारी है पहले से कहीं अधिक मजबूत है। We see it in our major defense partnership, now a pillar of the Indo-Pacific peace and security structure. और इसे हम देख रहे हैं अपने इस पीस में शांति के रूप में भी और अपने डिफेंस के रूप में भी। We see it in our economic ties and efforts to promote inclusive economic growth for our people and, quite frankly, people all around the world. और इसे हम अपने लोगों और समस्त विश्व के लोगों के बीच में भी देख रहे हैं कि एक समावेशी और आर्थिक विकास के प्रति हमारे आर्थिक संबंधों में आगे भी गहराई और प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाकर दिखा रहे हैं। And we see it in our growing cooperation on a whole range of issues: space, emerging technologies, clean energy, global infrastructure. और इसे हम देखते हैं बहुत से अन्य मुद्दों पर भी, जैसे कि हमारे सहयोग के रूप में अंतरिक्ष से लेकर के उभरती हुई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में, साफ ऊर्जा तक और सार्वभौमिक बुनियादी ढांचे में। Well, thank you, Mr. Prime Minister, for your decision and hosting the G20 this year and focusing the world on the challenges that matter not just to you and I and our countries, but to all of us. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने G20 में इस वर्ष जो आपने नेतृत्व किया है और विश्व का ध्यान उन चुनौतियों की तरफ केंद्रित किया है जो कि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I look forward to discussing how we can strengthen our partnership and build a future together worthy of both our peoples, one grounded on democracy, human rights, freedom, and the rule of law. आज मैं आपके साथ चर्चा करने की राह देख रहा हूँ कि किस तरह से हम आपकी और अपनी सहभागिता को और मजबूत कर सकते हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार करें जो हमारे लोगों के लिए और अधिक बेहतर हो, एक ऐसा भविष्य जो लोकतंत्र, मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और नियमों पर आधारित हो। So welcome again, Mr. Prime Minister. We have a big agenda to continue to build our progress. Again, step by step, but continue to build. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे हमारे सामने बहुत बड़ी कार्यसूची है इस समय पर जिसमें हमें काम करना है, अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाते जाना है, एक एक कदम उठाकर। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर जी बाइडेन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
जिस प्रकार से आपने गर्मजोशी से मेरा और हमारे डेलीगेशन का स्वागत किया, और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका भारत की भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। Your Excellency President Biden, I once again express my heartfelt gratitude to you and to Dr. Jill Biden for the hospitality and the respect that you have shown to me and my delegation, and more importantly because you opened the doors of the White House today for the Indian American people, and they were there in thousands to witness the future of our strategic partnership. Excellent, आप हमेशा भारत के एक बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time, and whenever you have got an opportunity, you've always given force and strength to our bilateral relations. Excellency, 8 years ago, while addressing the US-India Business Council, you had said, our goal is to become India's best friend. And it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. डिप्लोमेटिक दृष्टि से जब किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है तो अक्सर औपचारिक ज्वाइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है, और इस इंजन की एक जोश भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लॉन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some formal joint statements, working groups, MOUs. All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties. And we just heard a spirited roar of that engine out on the White House lawns. Excellency, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that, in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America.
I believe that our strategic partnership is important for welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I am confident that working together we will be successful in enhancing the strengths of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today, and we will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. द्विपक्षीय मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया और ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पे कहा जा सकता है यह बेहद महत्वपूर्ण बात जो आधार रख रही थी उन बातचीत के लिए जिससे एक बड़ा सहयोग का नया परिभाषा लिखी जाएगी और अब शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत इस वक्त चल रही होगी व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका के दोनों देशों के शिष्टमंडलों के बीच में वो अपने आप में नया आधार तैयार करती नजर आएगी अपने आप। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि लगभग अगले आधे एक पौन घंटे में कुछ निकलकर सामने आ सकता है, साझा वक्तव्य सामने आ सकते हैं जिस पर सबकी नजरें लगी हैं कि क्या कुछ इस बातचीत से निकल कर आएगा। इंतजार हमें भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भारत अमेरिका संबंधों और जो बातचीत अभी तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है उस पर हमारे विशेष मेहमानों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें, पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसा हम बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है और दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष पैनल। हमारे साथ जुड़े हैं एम्बेसडर विनोद कुमार जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। एम्बेसडर विनोद कुमार, हम जानते हैं कि जब भी दोनों देशों के बीच कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ एमओयूज होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं और कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं तो उसके बाद धरातल तक उन्हें उतरने में कुछ वक्त भी लगता है। चूंकि आप खुद एम्बेसडर रह चुके हैं, इस प्रक्रिया को बहुत करीब से आप देख चुके हैं। दोनों भारत और अमेरिका के बीच की मंशा स्पष्ट दिख रही है कि तकनीक हस्तांतरण हो रहा है, कि आगे ड्रोन्स को लेकर भी फैसले हो सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं कि जब इस तरीके के निर्णय हो जाते हैं उसके बाद किस किस स्तर पर, राजनयिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ती है कि वो धरातल पर मूर्त रूप ले सके। नमस्कार।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस विजिट में जो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं और आपकी लाइव कवरेज में हमने देखा कि दोनों ही तरफ से बहुत बड़ी गर्मजोशी का माहौल है और दोनों की ही यह मंशा नजर आती है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उनको हम आगे चल करके त्वरित गति से उनको हम इम्प्लीमेंट करें। और जो मुख्य समझौते जो कि आपने कहा रक्षा में हो के क्षेत्र में हो या तकनीकी ट्रांसफर के सहयोग के क्षेत्र में हो, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और HAL और जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन बनाने का समझौता है, MOU है, वो एक बहुत ही उसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जिसमें हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है जी। और हम स्वयं ही इसका यहाँ निर्माण करेंगे। ड्रोन्स की बात आपने कही और हमने अभी देखा हाल में कि कुछ जो युद्ध क्षेत्र हैं उनमें ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल किया गया है। तो ड्रोन्स एक मल्टीपर्पज यूज के लिए हैं और वो हमारे लिए बहुत ही जो है उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और एक जो बात और भी है जो कही गई कि भारतीय जो कि हैं उनका वहां पर हमने सुबह से देखा कितना उत्साह है और वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल 1,25,000 स्टूडेंट वीजा किए थे। तो ये जो लोग हमारे भारतीय वहां जो पढ़ रहे हैं, जो यंग डायस्पोरा है, मेरा ऐसा विचार है कि आगे सभी क्षेत्रों में जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रक्षा क्षेत्र है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सभी क्षेत्रों में और तकनीकी क्षेत्रों में ये हमारे संबंधों को और भी सुदृढ़ करें। लेकिन एम्बेसडर विनोद, जैसा कि मैंने पूछना का प्रयास कर रही थी मैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है उससे पहले विभिन्न स्तर पर बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी होती है। कई स्तर पर बातचीत होने के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। उसके बाद किस तरीके की प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि सालों लग जाते हैं MOUs को जमीन पर उतरने के लिए। लेकिन इस वक्त जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का सकारात्मक रुख मिल रहा है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, उसके आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इन दिशाओं पर जो दिशा आगे मिलेगी उसमें आगे बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हम समझना चाहते थे कि व्यवस्थात्मक स्तर पर क्या कुछ तरीके हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है जिस पर आगे बढ़ना होता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में बातचीत चल रही है। जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उन पर दोनों के बीच में काफी समय से बातचीत चल रही है। जी, उस समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हो गया है। जी। तो कई बार जैसा आपने कहा, कई बार ऐसा होता है कि पहले समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, फिर मूलभूत बातों पर बातचीत होती है। इस बार ऐसा नहीं है, पहले से ही दोनों के बीच में जो मूल मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो चुकी है। क्या उसके तरीके होंगे जिन पर आगे बढ़ेंगे। और अब MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद में दोनों ही से मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही इस पर ये क्रियान्वयन बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, ये जमीन जी की बात जैसे की गई है जी, तो इसरो और नासा के बीच में सहयोग है, तो उसमें भी पहले से ही बातचीत चल रही है। इसलिए और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में देखा है कि उन्होंने हर एक चीज में एक एक्ट ऐड कर दिया है, तो जो एक्शन है वो काफी तेजी से होता है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी हम एक्शन काफी जल्दी एक्शन होते हुए देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि जब इस प्रकार की हाई लेवल विजिट होती है तो ऑप्टिक्स भी देखने को मिलते हैं, सब्सटेंस भी देखने को मिलता है, और अपने आप में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के प्रोटोकॉल टूटते नजर आए हैं व्हाइट हाउस के लिहाज से। इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भारतीयों को के लिए दरवाजे खोले गए, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो जो ये एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है प्रोटोकॉल टूट रहे हैं भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वही परिलक्ष्य एक तरीके से हम क्या जो भी द्विपक्षीय बातचीत चल रही है उसके बाद जो समझौते होंगे तमाम क्षेत्रों में, क्या वो एक प्रतिबिंब उसका हमको दिखाई पड़ेगा उन समझौतों के मजबूत धरातल के तौर पर भी? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी। जबकि ज्यादातर टेलीविजन आज ये उत्साह के माहौल को देखकर उसी की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि ये उत्साह क्या जमीन पर उतारा जाएगा बाद में संधियों की तरह से, या केवल संधियां होंगी और वो धरती पर नहीं उतरेंगी और उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। आप देखें, पिछले 3 सप्ताह, करीब 3 सप्ताह में अमेरिका से वहां के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आए हैं। वो इसीलिए कि जो संधियां, जो समझौते, जब बातचीत बनेगी उसकी शब्दावली को इस तरह से तैयार किया जाए कि उसमें कोई अड़चन नजर नहीं आनी चाहिए,
तो मुझे लगता है एक हद तक उत्साह अपने आप में ये संकेत करता है कि जो संधियां बनेंगी वो लागू भी होंगी। उसमें व्यक्तिगत तौर पर जो दोनों नेताओं की गर्मजोशी है वो भी एक हद तक संकेत करती है। पर मैं एक बात यहां जोड़ देना चाहूंगा कि ये सच्चाई है कि कभी कभी संधियां होती हैं पर वो लागू नहीं हो पाती। आप देखें, जब शुरू में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में रिश्तों में बदलाव लाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त यूपीए की सरकार को जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी समर्थन की बहुत जरूरत थी और उन्होंने काफी मुश्किलें खड़ी करी उस वक्त कि ये समझौता इस तरह का नहीं होना चाहिए, तालमेल नहीं होना चाहिए। और थोड़े ही वर्षों बाद एक न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर लॉ हमारे यहाँ बना, उसके बाद उसको ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भोपाल गैस हादसा हुआ था, उसकी वजह से शायद वो हुआ। तो वो जो सिविल न्यूक्लियर लॉ हमारे यहाँ बना कि यदि कोई हादसा होता है तो किस तरह से कंपनसेशन होगी, उसको लेकर जनरल इलेक्ट्रिक जो आज इंजन बनाने की बात कर रही है, वही जनरल इलेक्ट्रिक ने उस वक्त 6 पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर के लिए 6 पावर रिएक्टर लगाने की भारत ने बात की थी, जो नहीं हो पाए क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये कानून भारत का उनके लिए इतना सहूलियत पैदा करता है कि वो इतना बड़ा निवेश कर पाए भारत में। तो कभी कभी अंदरूनी राजनीति या नेता के बदल जाने से या कुछ और इस तरह के वजह से हो सकता है कि जो संधियां एक उत्साह से बनाई जाती हैं वो धरती पर नहीं उतरे। पर फिलहाल अभी तक के जो संकेत मैं कह रहा हूं जो नजर आते हैं, चाहे वो बड़े नेताओं की आपसी व्यक्तिगत गर्मजोशी, दोस्ती का जो प्रदर्शन है एक तरह से वो हो, या किस तरह से अमेरिका भारत को अपने साथ जोड़ने में पुरजोर कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग जो वहां से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार वहां से आए हैं 3 हफ्ता में, तो मुझे लगता है कि फिलहाल संकेत ये है कि जो संधियां बन रही हैं वो काफी हद तक लागू होनी चाहिए और उसकी वजह कंप्लीमेंटरिटी भी है। भारत आज बहुत ही आकर्षण रखता है अमेरिका के लिए। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, G20 में सबसे तेजी से वृद्धि दर है भारत का, और बड़े देशों में भारत ही एक महाशक्ति है जो अमेरिका का अलायंस पार्टनर नहीं है। तो खासकर चाहे वो रूस से मुकाबला हो, चीन से मुकाबला हो, उसके लिए उनकी जरूरत भी है भारत को अपने साथ जोड़ने की। और भारत की जो उदय हो रहा है, आर्थिक उदय हो रहा है, उसमें पर डॉलर रिटर्न्स भी जो निवेश करेंगे उससे अमेरिका को बहुत फायदा होने वाला है, भारत को भी फायदा होने वाला है। अत्याधुनिक तकनीक भारत तक पहुंचेगी, सुरक्षा के रक्षा के उपकरण भारत को पहुंचेंगे तो राष्ट्र सुरक्षा को भी और सुदृढ़ बनाने का मौका मिलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी मुझे लगता है अपने आप। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अमूमन हम देखते हैं कि जैसे भारत में भी जब अमेरिका के दिग्गज भारत आते हैं तो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। हमने हाल फिलहाल हम देखते रहते हैं, ट्विटर पर भी खबरें आती रहती हैं कि प्रधानमंत्री ने आज इससे मुलाकात की, इन दिग्गज सीईओ से मुलाकात की, इत्यादि इन शख्सियतों से मुलाकात की। जब प्रधानमंत्री स्वयं अमेरिका गए हैं और वहां जाकर भी सिविल सोसाइटी के लगभग सभी व्यक्ति से, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज शख्सियतों से प्रधानमंत्री ने वहां मुलाकात की है, बात वही होती है कि आप इन्वेस्ट करिए, आप हमारे देश में आइए और ये लगाइए ताकि हमारे देश के लिए रोजगार उत्पन्न हो, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए। वहां जाकर प्रधानमंत्री का इतने सारे समूहों के साथ मिलना, इतने सारे क्षेत्र के दिग्गजों से मिलना क्या फर्क डालता है कि किस तरह से गति मिल पाती है इन क्षेत्रों में दोनों देशों को आपस में मिलकर काम करने की? क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर है जो एक्टिवली काम कर रहा है, जिनके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होता है। ये प्रश्न मेरे लिए आपने पूछा? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपसे पूछ रही थी। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को यदि निवेश करने में केवल ये ध्यान रखना होगा, प्राइवेट कंपनियां हैं वो ये ध्यान रखेंगी कि निवेश करने से क्या उनको फायदा होने वाला है या नहीं फायदा होने वाला है, तो उसमें नेतृत्व का जो एक तरह से भरोसा बंधाने की कोशिश है वो तो एक तरफ है, पर भारत की जो वृद्धि दर इस वक्त है, भारत में इतनी बड़ी खपत होने की जो मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, इतनी हमारे यहाँ अब अवसर है बाहर के देश के लोगों को आकर निवेश करने की और वहां से फायदा उठाने की, कि अब उनको लगता है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है यहां उनको निवेश करने से उनका अपना फायदा होगा। अभी हाल ही में आप देखें दुनिया भर में ये बात हो रही है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, पर 2027 या 30 के बीच में कभी भी
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो ये दुनिया में और कहीं भी इतनी तेजी से वृद्धि दर आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए निवेश जो करना चाहते हैं उनके भी फायदे में ही है ये। हाँ, वो ये चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं कि भारत का नेतृत्व उनको ये भरोसा दिला दे कि उनका निवेश सुरक्षित होगा, उनको यहाँ सहूलतें मिलेंगी जो उनको चाहिए। तो वही कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं सबसे बातचीत करने से। यही बड़े बड़े सीईओ जो शायद 10 या 15 साल पहले कुछ किसी तरह से उनको संकोच था भारत से इस तरह से निवेश करने का, मुझे लगता है कि भारत का जो आज छवि उभर कर सामने आ रही है अर्थव्यवस्था के नजरिए से और नेतृत्व विजिबिलिटी है, उसके चलते उनका अब मुझे लगता है उनको भरोसा ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, और शायद यही बड़ी वजह है कि भारत ने वो एक विश्वास बहाली का माहौल बनाया है कि दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन एफडीआई के लिहाज से बन गया है, निवेश स्थल बन गया है। और शायद इसीलिए दुनिया के तमाम दिग्गज जो इंडस्ट्रीज हैं वो भारत आने को उत्सुक नजर आ रही है। और फ्रेजाइल 5 से निकलकर भारत कुछ वर्षों में बेस्ट 5 इकोनॉमी में पहुंच गया है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पे। शायद यही वजह है कि आज हर कोई भारत को आकर्षण के तौर पर देख रहा है। आप दोनों मेहमानों से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और खबरों से भी दर्शकों को रूबरू कराते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त कहीं ना कहीं अभी दिन है। तो दिन भले ही वहां पे है, लेकिन अभी कुछ घंटों के बाद वहां पे शाम होगी और वहां पर डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर यह खास रिपोर्ट भी आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने राजकीय भोज का आयोजन किया है। रात्रि भोज में खास तौर पर पीएम मोदी की पसंद का ध्यान रखा गया है। साथ ही थीम भी भारतीयता के रंग से रंगी नजर आएगी। डॉक्टर जिल बाइडेन ने राजकीय भोज की तैयारियों को लेकर मीडिया प्रीव्यू का आयोजन किया। फर्स्ट लेडी ने